बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आप सब ठीक ठाक होंगे। हमारा आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका नाम है लेप्लास करेक्शन। न्यूटन अंकल ने जो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कैलकुलेट की थी, मैंने आपको बताया था उसमें 16% का एरर आया था। इसका मतलब न्यूटन ने जो स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट की है उसमें भी हमें करेक्शन की ज़रूरत है। तो बच्चों उसकी करेक्शन के लिए आपके ब्यूटीफुल से अंकल फिजिक्स में आए और उनका नाम था लेप्लास, इसलिए हमने इसका नाम रख दिया लेप्लेस करेक्शन। लेप्लास करेक्शन। लो जी बच्चों, अब ये लेप्लास अंकल ने कैसे स्पीड ऑफ साउंड में करेक्शन की, इसको हम लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से ध्यान से अब समझना है। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, अक्सर औकात बोर्ड के पेपर में मुंह उठा के आ भी जाता है। तो आप लोगों ने याद रखना है प्यारे बच्चों कि ये कौन सा क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक हो गया, तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले जिस तरह आपको याद है न्यूटन, जिसको न्यूटन अजम्पशन आती है उसके लिए लेप्लास करेक्शन कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। देखें बच्चों, न्यूटन ने तो कहा था प्रोसेस ऑफ मोशन ऑफ साउंड वेव्स इन एयर इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस, मगर लेप्लास अंकल ने कहा, इन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू लेप्लास, लिखें अकॉर्डिंग टू लेप्लास प्रोसेस ऑफ मोशन ऑफ sound waves, process of motion of sound waves in air is not an isothermal process, is not an isothermal process। बच्चों ये एक isothermal process नहीं है, but it is adiabatic। बच्चों ये आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है, ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। लो जी, जब आपके अंकल न्यूटन ने ये बात कर दी ना, आपके लेप्लास अंकल ने, तो लो जी न्यूटन के तो रोंगटे खड़े हो गए। न्यूटन ने कहा यार लेप्लास तूने ये क्या बात कर दी है, तुमने ये कैसे कह दिया है कि मैं तो कहता हूं जी आइसोथर्मल है, तुम कह रहे हो आइसोथर्मल नहीं है भाई, ये तो एडियाबैटिक है। तो अब लोगों ने इससे पूछा यार ये एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है। अब आप लोगों को पता है, जिस बच्चे को नहीं पता वो चैप्टर नंबर 11 के लेक्चर्स में भी जाकर देख सकते हैं। वैसे मैं बता देता हूं, द प्रोसेस इन विच नो हीट एंटर्स और लीव्स द सिस्टम इज कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस। ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम में ना हीट एंटर हो ना लीव करे, या हम लोग दूसरे अल्फाज में कहते हैं द सिस्टम इन विच टेम्परेचर डज नॉट रिमेन्स कॉन्स्टेंट। द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर डज नॉट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, the process in which temperature of the system does not remains constant। बच्चों ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता इज कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस। फिजिक्स की दुनिया में इस प्रोसेस का नाम तो यार एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। लो जी, अब ये एडियाबैटिक प्रोसेस एक सामने आ गया लेप्लास की मदद से। लेप्लास ने कहा भाई न्यूटन तुमने गलत लोगों को कॉन्सेप्ट दिया है, टेम्परेचर एयर का कांस्टेंट रहता ही नहीं है। जब एयर ट्रेवल कर रही होती है, जब साउंड ट्रेवल कर रही होती है एयर में, तो बच्चों एयर का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट नहीं रहता। ये आपके लेप्लास अंकल ने कह दिया। लोगों ने कहा भाई वो क्यों, न्यूटन ने तो कहा था टेम्परेचर बढ़ता है कंप्रेशन के दौरान, रेयरफेक्शन के दौरान कम होता है, दोनों की हीट मिलकर बैलेंस हो जाती है। लेप्लास ने कहा यही तो इसने खच मारी है। लेप्लास अंकल ने क्या कहा, उन्होंने कहा भाई तुम सही कहते हो, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन होती है। ये कंप्रेशन है, ये रेयरफेक्शन है, ये कंप्रेशन है, ये रेयरफेक्शन, कंप्रेशन है, रेयरफेक्शन। ओ भाई तुम सही कहते हो, कंप्रेशन के दौरान टेम्परेचर राइज करता है, रेयरफेक्शन के दौरान टेम्परेचर कम होता है, कंप्रेशन के दौरान टेम्परेचर बढ़ता है, रेयरफेक्शन के दौरान टेम्परेचर कम होता है। ओ मगर भाई ये आपको पता है साउंड ट्रेवल करती है 332 मीटर पर सेकंड से, इसका मतलब ये कंप्रेशन और रेयरफेक्शन रुके हुए नहीं है, ये तो बहुत तेजी से बनते जा रहे हैं। कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन बच्चों बहुत रैपिडली मूव कर रहे होते हैं, ये कौन से रुके हुए हैं और इनके पास कौन सा इतना टाइम होगा कि ये आराम से कौन से अपनी हीट कंप्रेशन, अपनी हीट जो है ना, हीट ऑफ कंप्रेशन वो कूलर रीजन में जाए, ऐसा नहीं है।
इसने कहा भाई इनके पास इतना टाइम ही नहीं होता, ये इतनी शूटर बनते हैं कि इनके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि ये अपनी हीट ऑफ कंप्रेशन और हीट ऑफ रेयरफेक्शन आपस में मिल सकें। इसका मतलब इधर टेम्परेचर बढ़ गया, इधर कम हो गया, कहीं पर हाई कहीं पर लो, ओवरऑल टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहा। ऐसा नहीं है कि ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, इतनी स्पीड में भाई बन रहे होते हैं, कौन सी दुनिया में हो तुम। तो लो जी, जब ये बात पता चली तो अब फिर पंगा पड़ गया। अब इन्होंने कहा जी चलो ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करके दिखाओ फिर। अब लेप्लास अंकल ने क्या काम किया, उन्होंने कहा हाँ कंप्रेशन के दौरान प्रेशर बढ़ता है, वॉल्यूम कम होता है, रेयरफेक्शन में वॉल्यूम बढ़ जाता है, प्रेशर कम होता है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट नहीं रह रहा। इसका मतलब टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम का ही रिलेशन अभी भी देखना है, मगर जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रह रहा। इसका मतलब अब ये एडियाबैटिक प्रोसेस जिस तरह बॉयल्स लॉ आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए था ना बच्चों, इसी तरह एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए भी फिर बॉयल्स लॉ आया। तो हम लोग कहते हैं फिर बॉयल्स लॉ, हम लोगों ने फिर बॉयल को तलाश किया और उसे कहा भाई तुमने आइसोथर्मल प्रोसेस की तो इक्वेशन बताई थी, एडियाबैटिक की भी बता दो। तो लो जी, ये आपके ब्यूटीफुल बॉयल अंकल ने बताई फिर है बॉयल्स लॉ फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए बॉयल्स लॉ की इक्वेशन क्या है, वो इक्वेशन होती है जी पी की पावर गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि ये गैमा क्या है बच्चों। यहां पर मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा ज्यादा डिटेल में। गैमा जो होता है ये रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम होती है। बच्चों चैप्टर नंबर 11 में असल में मैं बच्चों को ना यूजुअली यही कहता होता हूं कि पहले चैप्टर नंबर 11 पढ़ लें, उसके बाद चैप्टर नंबर 8 में आपकी ना कई चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको ना ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो इसीलिए ना अगर आप लोगों ने इनको देखें, अगर तो आप लोगों ने अपने माइंड में रखना फिर तो ओके है। अगर आप लोग नहीं चाहते कि नहीं मुझे ये गैमा का पता ही लगना चाहिए, ये मोलर स्पेसिफिक हीट का पता ही लगना चाहिए, तो आप लोग चैप्टर नंबर 11 के लेक्चर्स ले लें, ठीक है। वैसे आपको पता है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस थ्रू 1 केल्विन एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। इसी तरह कांस्टेंट वॉल्यूम की भी है। तो ये दोनों की रेशियो जो होती है इसको मोलर स्पेसिफिक हीट बोला जाता है, यानी गैमा इज इक्वल टू सीपी ओवर सीवी। और इसका टेबल भी बना हुआ है बुक में, और इसकी 3 गैसेस के लिए वैल्यू लिखी है। मोनोएटॉमिक के लिए, मोनोएटॉमिक के लिए, डाईएटॉमिक के लिए, डाईएटॉमिक गैस के लिए और पॉलीएटॉमिक गैस के लिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ये गैमा एक कांस्टेंट है, ये रेशियो है दो स्पेसिफिक हीट्स की। तो बच्चों आप लोगों ने याद रखना है मोनोएटॉमिक के लिए इसकी जो वैल्यू होती है 1.67 होती है। मोनोएटॉमिक के लिए बच्चों कितनी होती है 1.67 होती है। डाईएटॉमिक के लिए इसकी वैल्यू 1.4 होती है, डाईएटॉमिक गैस। और पॉलीएटॉमिक के लिए बच्चों मेरे ख्याल 1.29 होती है, सॉरी 1.29। ले ये आप लोगों के पास तीनों वैल्यूज हैं जिनको आप लोगों ने जुबानी याद रखना है। ये एमसीक्यू के लिहाज से, बोर्ड के पेपर के एमसीक्यू के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पीवी की पावर गैमा इज इक्वल टू क्या है प्यारे बच्चों, कांस्टेंट है। अब यहां पर गैमा भी हो गया, मोलर स्पेसिफिक हीट की रेशो हो गई और इसकी वैल्यू भी डाईएटॉमिक गैस के लिए, पॉलीएटॉमिक के लिए, मोनोएटॉमिक के लिए, ठीक है। अब इधर थोड़ी सी कैलकुलेशन आनी है। अब जो लेप्लास ने भी क्या करना है, देखें मैंने आपको बताया था फार्मूला था v इक्वल टू अंडर रूट ई ओवर रो। अब न्यूटन ने इस ई को कैलकुलेट किया था, ठीक है। अब बारी किसकी आ गई है प्यारे बच्चों, अब बारी आ गई है लेप्लास की। अब लेप्लास ने भी इस ई को कैलकुलेट करना है। अब इस ई को कैलकुलेट करना है तो मैं लिखूंगा कैलकुलेशन फॉर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ही, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की ही कैलकुलेशन करनी है, मगर अब किसकी तरह से करनी है, अब लेप्लास के मेथड से करनी है। तो वही इक्वेशन को यूज करेंगे, पी वी की पावर गैमा, जैसा कि हम लोगों ने देखा पी वी की पावर गैमा इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है। इसको मैं जरा ऐसे लिख दूं, लो जी। ओ भाई प्रोसेस खुद ही लिख रहे हैं ना, एडियाबैटिक प्रोसेस लिखा हुआ है, ठीक है, परेशान ना हो जाना। अच्छा बच्चों पीवी की पावर गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट, मैंने थोड़ी जगह बचानी है ना कैलकुलेशन के लिए। अब बच्चों मेरी बात सुने, सेम वही काम, पीवी की पावर गैमा इज इक्वल टू, हाँ जी, जिस अमाउंट से प्रेशर को बढ़ाएंगे उसी अमाउंट से वॉल्यूम में डिक्रीज आएगा। डिक्रीज की वजह से नेगेटिव का साइन, इंक्रीज की वजह से प्लस का साइन। मगर यहां पे गौर करें, यहां पर गैमा वॉल्यूम के ऊपर था बस, तो इधर भी जस्ट वॉल्यूम वाले फैक्टर के ऊपर ही गैमा आएगा। यहां पे बड़ी केयरफुल कैलकुलेशंस हैं जिसमें आप लोगों को भी दौरा पड़ना है। तो बच्चों यहां तक इसको नोट करें, शाबाश, मेरे साथ साथ जल्दी जल्दी मिनट लगा के। अब देखें जरा, अब आप लोग यहां पर थोड़ा सा और भी गौर करें। अब इसको ब्रैकेट्स को अब हम लोग ऐसे तो मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते ना इतनी आसानी से, जिस तरह वहां पे करवा लिया था बड़े चिलमोल.com में, हैं।
यहां पर ये देखें, ये ठीक है, p को v से नहीं करवा सकता क्योंकि इसकी पावर में ऑलरेडी गैमा है। इसका मतलब पहले मुझे इस फैक्टर को सॉल्व करना पड़ेगा, फिर मेरे को बात आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये पहले इस फैक्टर को तो सॉल्व करूं, जब ये पावर किसी तरीके से खत्म होगी तो फिर ये पूरी ब्रैकेट इससे मल्टीप्लाई होगी। इसका मतलब अभी तक ये बेचारी, ये दोनों ठीक है, ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर कवारे हैं। ठीक है, हम क्या काम करते हैं अब, ये pv की पावर गैमा इज इक्वल टू p प्लस डेल्टा p। अब इसको सोल्व करने के लिए ना बच्चों, इतने से हिस्से को, इस ब्रैकेट को सोल्व करने के लिए हम क्या काम करते हैं, इसमें से v को कॉमन लेते हैं। जब मैं इसमें से v को कॉमन लूंगा, चैप्टर नंबर 4 में भी ये तरीका बताया हुआ, किसी चीज को कॉमन लें तो बच्चों दोनों से डिवाइड करना होता है। तो जे अब देखें, अच्छा चलो ऐसे कर ले, v को कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 1 माइनस, इधर से v ओवरऑल कॉमन लिया तो इसके नीचे भी डिनोमिनेटर में v आ जाएगा, और यहाँ पे बाहर पावर जो है गैमा वो एज इट इज ही है। ये देखें, मैं इसको रेड से शो कर रहा हूँ, मैंने कोई नया काम नहीं किया बल्कि किया है। ठीक है, यहां से जस्ट मैंने क्या काम किया है, v को कॉमन लिया है, वो v माइनस डेल्टा v की पावर गैमा में से v को क्या किया है बच्चों, जस्ट कॉमन लिया है। कॉमन लेने का फायदा भी मैं आपको बताता हूं अभी देखो आगे आगे चल, देखो होता है क्या। चले अब इस गैमा को जरा ओपन कर दें, pv की पावर गैमा इधर है, अच्छा इधर p प्लस डेल्टा p रहने दें, अच्छा इधर v 1 माइनस डेल्टा v ओवर v। ये देखें, ये जो गैमा है ना, ये बड़ी ब्रैकेट आपको नजर आ रही थी ये वाली, इसको मैं ग्रीन कलर से शो कर देता हूं। मैंने इस ग्रीन कलर वाली ब्रैकेट के अंदर ये भी फैक्टर, ये भी फैक्टर, गैमा मैंने एक मरतबा इस v के ऊपर लगा दिया, एक मरतबा इस ब्रैकेट वाली चीज के ऊपर लगा दी, और यहाँ पे pv की पावर गैमा एज इट इज है। ये देखें जरा, कोई नई चीज नहीं है, ये pv की पावर गैमा एज इट इज p प्लस डेल्टा p। अब v की पावर गैमा 1 माइनस डेल्टा v और v की पावर गैमा, हुआ क्या, ये v की पावर गैमा इस v की पावर गैमा से कट गया। अच्छा अब बचा p इज इक्वल टू p प्लस डेल्टा p, साथ में बच गया 1 माइनस डेल्टा v ओवर v की पावर गैमा। ओ यार, मैंने तो कॉमन इसलिए लिया था कि मैं क्या कर सकूं, थोड़ा सा सोल्व कर सकूं। अच्छा सोल्व तो हुआ, मगर अभी भी मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं करवा सकता। बताएं, क्या मैं इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करवा सकता हूं? नहीं मल्टीप्लाई करवा सकता इन दोनों को। तो बच्चों मैं अब क्या करूं कि ये दोनों आपस में ठा हो जाएं। इनको ठा कराने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा बच्चों, ये देखें, ये गैमा क्या 1 है, क्या 2 है, क्या 3 है? नहीं, ये तो 1.67, 1.4, 1.29, ये तो फ्रैक्शन वाले नंबर में है गैमा। इसका मतलब ये गैमा की वैल्यू तो फ्रैक्शन में हुआ करेगी। और जब भी हम लोग ऐसी चीज को सोल्व करेंगे तो बच्चों इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी कोई दो नंबर ब्रैकेट में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, ये देखें अब ये 1 है और ये डेल्टा v ओवर v, अब ये दो डिफरेंट चीजें हैं। चलें 1 तो कांस्टेंट है, ये डेल्टा v ओवर v सपोज करें वेरिएबल है। अब आप लोग देखें ये दोनों का डिफरेंस है। अच्छा अगर लिखा होता जिस तरह मैं आपको कहता हूं, सुनना बड़ा कॉन्सेप्ट है जबरदस्त, मैं कहता हूं यार 1 माइनस एक्स का स्क्वायर आप लोगों ने फौरन कर लेना था। अच्छा 1 माइनस एक्स का क्यूब आप लोगों ने फिर भी कर लेना था। अगर मैं कहता हूं 1 माइनस एक्स की पावर 1.67, तो अब देखो ना, अब साथ ही डरावनी शक्लें बन गई इनकी हैं। कहते हैं ये पंगा पड़ गया है, ये कैसे सोल्व करें। अब इसका मतलब अब जब ऐसी चीजें आ जाती हैं ना, पावर फ्रैक्शन में आ जाए, तो ऐसे नंबर्स को, ऐसे पूरी चीजों को सोल्व करने के लिए हम लोग यूज करते हैं बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो बच्चों मैं क्या काम करूंगा, यहां पर मैं इसको बाइनोमियल एक्सप्रेशन यूज करूंगा, लिखूंगा मैं इधर बाय यूजिंग बाइनोमियल एक्सप्रेशन। अब बाइनोमियल एक्सप्रेशन जो है प्यारे बच्चों, ये क्या है, ये देखें जरा, इसका ना एक देसी तरीका होता है। ठीक है, इसका देसी तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूं बाइनोमियल एक्सप्रेशन का। ठीक है, ये देखें, अगर लिखा हो ना 1 प्लस एक्स की होल पावर n, माइनस भी हो सकता है। अच्छा 1 इधर, मगर इधर शर्त है इधर 1 हो, इधर कोई भी वेरिएबल और पावर फ्रैक्शन में हो। दोबारा सुने, इधर 1 हो, प्लस या माइनस कोई भी हो सकता है, इधर वेरिएबल और साथ में पावर में फ्रैक्शन में हो पावर। तो बच्चों ऐसे को सोल्व करने के लिए तरीका होता है 1 लिखें, प्लस लिखें, इस देखें 1 प्लस लिख के इस वेरिएबल के साथ इस पावर को मल्टीप्लाई करवा दें, n x आ गया, फिर प्लस लगाएं, फिर पावर लिखें, पावर में से एक कम नीचे लगा दें 2 फैक्टोरियल, और जो वेरिएबल है उसका लगा दें स्क्वायर,
और एंड सो ऑन ये चलता जाएगा। यानी नेक्स्ट बनेगा n इंटू n माइनस वन n माइनस टू ओवर 3 फैक्टोरियल x क्यूब। उससे आगे बनेगा n माइनस वन n माइनस टू n माइनस थ्री ओवर 4 फैक्टोरियल x की पावर 4। अब बच्चे कहते हैं सर जी फैक्टोरियल क्या होता है? बच्चों अब ये असल में मैथ वाले बच्चों का काम है, ये आप लोगों का काम नहीं है। जो तो बच्चे मैथमेटिक्स से वाकिफ़ हैं वो तो मेरी बात को समझ रहे होंगे अच्छे तरीके से। अब जो बेचारे बायो वाले हैं इस वक्त यकीन मानो इनकी ऐसी ऐसी डरावनी शक्लें बनी होंगी कि अगर ये आप इस वक्त खुद से शीशा देखें तो शायद इनको अपनी शक्ल ना पहचानी जाए। ठीक है, तो मेरी बात सुने ज़रा गौर से, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अभी मैं आप लोगों को एंड पे 2 नंबर तरीका भी बताऊंगा जिससे आपके दिलों को सुकून मिलेगा। सिर्फ 2 मिनट ज़रा हौसला रख लें। अच्छा, अब बेसिकली यहाँ पे पंगा ये फार्मूला जुबानी याद रख लें कुछ देर के लिए, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन ओवर 2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल ये होता है कि देखें मैं कहता हूँ 4 फैक्टोरियल, इससे मुराद होगा 4 3 2 1, मतलब 4 से पीछे जितने भी नंबर हैं उन सबको मल्टीप्लाई करवा दें। 3 फैक्टोरियल का मतलब होगा 3 से पीछे जितने भी नंबर हैं उन सबको आपस में मल्टीप्लाई करें। 2 फैक्टोरियल का मतलब होगा 2 के पीछे सिर्फ 1 ही है, 0 के अलावा जितने भी नंबर हैं सबसे मल्टीप्लाई करवा दें। तो 2 फैक्टोरियल 2 ही आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ये 24 आ जाएगा। इस तरीके से मतलब आप लोग फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि उससे पीछे वाले जितने भी नंबर हैं सबसे मल्टीप्लाई करवाएं। खैर आप लोगों को यहाँ तक जाने की जहमत नहीं होगी। अब देखें ज़रा गौर करें इस चीज़ को, देखें यहाँ पे 1 है, इधर 1 आया हुआ है। 1 लाने के लिए मैंने v को कॉमन लिया था, अपनी कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए मैंने v को कॉमन लिया था। यहाँ से भी हो सकती है मगर वो कैलकुलेशन थोड़ी टफ होती है। सो टू मेक ओवर कैलकुलेशन इजी, फर्स्टली वी विल टेक कॉमन v फ्रॉम दिस फैक्टर। हम लोग इस फैक्टर में से v को कॉमन लेंगे, वो v कट गया। अब ये कुछ देखें, ये जो चीज़ है ना इतनी सी, ये कुछ इससे मैच कर रही है थोड़ी बहुत। हाँ माइनस है यहाँ पे और ये डेल्टा v ओवर v की जगह पर x कंसीडर कर ले, पावर यहाँ पे गैमा है, यहाँ पे मैंने n कंसीडर कर लिया। जब आप लोग अब इतने से फैक्टर को प्यारे बच्चों जब सोल्व करते हैं ना तो इधर सुने ये क्या बनेगा। सो p इज इक्वल टू वो बनेगा p प्लस डेल्टा p प्लस डेल्टा p अपनी जगह पर। अच्छा अब इस ब्रैकेट को सोल्व करना है, तरीका बताएं। मैंने क्या बताया था, 1 माइनस है तो माइनस लगा दें। अच्छा अब ये गैमा को इस डेल्टा v ओवर v के साथ लिख दें, पावर को वेरिएबल के साथ लिख दें, गैमा डेल्टा v ओवर v लिख दिया। जल्दी जल्दी नोट करें इसको, शाबाश। ठीक है, आगे मैं लिख देता हूं प्लस नेग्लिजिबल टर्म्स। लो जी मैं कहानी ही खत्म करने लगा हूं, जरा मेरी बात पे गौर करना। वो कैसे यार, इधर देखें बड़ी जबरदस्त बात बताऊंगा। आप लोग देखें ये है 1 माइनस, इधर लिखता हूं साइड पे, डेल्टा v ओवर v की पावर गैमा। अच्छा ये क्या बनेगा, 1 माइनस अपनी जगह पे, पावर को इसके साथ लिख दें गैमा डेल्टा v ओवर v। ठीक है, फिर माइनस, अच्छा फिर क्या आएगा, पावर यानी गैमा माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल और साथ में आ जाएगा डेल्टा v ओवर v की पावर 2 एंड सो ऑन चलता जा रहा है। ओ यार ये चीज पे गौर करो, जब भी डेल्टा वाली किसी चीज का स्केयर आ जाए तो वो चीज क्या हो जाती है। मैंने बताया हुआ प्यारे बच्चों, जब भी डेल्टा वाली किसी चीज का स्केयर आ जाए तो वो चीज निगलेक्ट हो जाती है। क्या ख्याल है? तो डेल्टा वाली कोई भी चीज आ जाए प्यारे बच्चों, तो डेल्टा वाली कोई भी चीज आ जाए तो क्या हो जाता है बताएं, डेल्टा वाली कोई भी चीज आ जाए तो वो निगलेक्ट हो जाती है। स्केयर जब आ जाए उसका, इसका मतलब ये निगलेक्ट हो गया यार, ये निगलेक्ट हो गया। तो जब ये चीज निगलेक्ट यानी 0 होगी तो ये पूरी चीज 0 होगी, आपके पास सिर्फ इतनी सी चीज बची, इसलिए मैंने लिखा 1 माइनस गैमा डेल्टा v और v, और आगे मैंने लिख दिया नेग्लिजिबल टर्म्स, क्योंकि डेल्टा v और v की हायर पावर्स आती जाएंगी तो वो निगलेक्ट होती जाएंगी। अगर नहीं आपको समझ लगती तो कोई बात नहीं। अब जो मैथ वाले हैं वो तो समझ गए होंगे, बायो वाले क्या काम करें, वापस आए वो लिखें, ये देखें p इज इक्वल टू p प्लस डेल्टा p होता है ना ये वाला, सिर्फ चुप करके ना पावर को इसके साथ लिख दें, बात खत्म। ये ले 1 माइनस गैमा डेल्टा v ओवर v, कहानी खत्म। जरूरत नहीं है बाकी पंगों में जाने की यार, सिर्फ इस तरह से लिख दें, इतनी सी काम कर लें बस आप लोग। अब मेरी बात को जरा गौर से सुनना, ये देखो अब इनको बारी बारी ठा करा दो। ये देखो p इज इक्वल टू आएगा p 1 से ठा हुआ p, फिर माइनस p गैमा डेल्टा v ओवर v प्लस फिर डेल्टा p, फिर माइनस गैमा डेल्टा p अलहदा से डेल्टा v ओवर v अलहदा से। अब देखें ये दोबारा से 2 डेल्टा इकट्ठे आ गए तो क्या होगा बच्चों, ये निगलेक्ट हो जाएंगे। 2 डेल्टा कभी भी इकट्ठे नहीं रह सकते, सास बहू का ड्रामा, ये देखो कभी भी इकट्ठी नहीं रह सकती। ये देखो ठीक है, ये देखो p से कटा 0 बचा, माइनस p गैमा डेल्टा v ओवर v
प्लस डेल्टा पी बचा, ये भी चीज़ जीरो हो गई। वो यार ये माइनस में इधर आके प्लस हो गया, पी गैमा डेल्टा वी ओवर वी इज इक्वल टू डेल्टा पी बचा। और बच्चों मैं इधर से ये भी कह सकता हूँ, ज़रा गौर से देखो, ये डेल्टा वी ओवर वी को इधर ले आओ तो गैमा पी या पी गैमा जो मर्जी लिख लो, गैमा पी इज इक्वल टू आ गया डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा वी ओवर वी। अब ये जो डेल्टा पी है इसको बोलते हैं प्रेशर चेंज, डेल्टा पी को क्या बोलते हैं, प्रेशर चेंज, और डेल्टा वी ओवर वी क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो बच्चों प्रेशर चेंज, ये देखें प्रेशर चेंज डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो प्यारे बच्चों प्रेशर चेंज डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आपको पता है ये बराबर होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के। इसका मतलब लेप्लास ने जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इस वक्त कैलकुलेट कर ली है वो गैमा पी के बराबर आ गई है। न्यूटन ने जो कैलकुलेट की थी वो किसके बराबर थी, न्यूटन अंकल ने जो कैलकुलेट की थी वो सिर्फ पी के बराबर थी, लेप्लास ने जो कैलकुलेट की है वो गैमा पी के बराबर आई है। तो प्यारे बच्चों मेरे को बात बताओ, ये देखो मैं ऐसे भी फिर लिख सकता हूं, जरा सुनना बड़ी इंटरेस्टिंग बात। सो वी कैन से दैट v इज इक्वल टू अंडर रूट ई ओवर रो। तो ई की जगह पर क्या आ गया, गैमा पी, नीचे आ गया रो। अब गैमा आपको पता है एयर में, यूजुअली एयर में ज्यादातर कौन सी गैसें मौजूद है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन डाई एटॉमिक गैसेस। एयर में ज्यादा कंसंट्रेशन किसकी है, एयर में ज्यादा कंसंट्रेशन डाई एटॉमिक गैसेस की है। तो लिहाजा बच्चों मैं कहूंगा यहां पे आ जाएगा 1.4 और 101,325 और बच्चों डेंसिटी होती है 1.29। जब आप लोग इसको कैलकुलेट करेंगे अब आपके पास आंसर आएगा 333 मीटर पर सेकंड। ओ भाई अब लेप्लास ने जो स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट कर ली वो कितनी आई, 333 मीटर पर सेकंड आ गई। वेरी क्लोज टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, इसका मतलब ये तो बड़ी करीब है, वेरी क्लोज टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। बच्चों ये तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के बहुत ही करीब है, तो लिहाजा उस वक्त फिर इस वैल्यू को क्या माना गया, करेक्ट माना गया। और हम लोग कहते हैं लेप्लास ने इस तरह से न्यूटन के फार्मूले में क्या कर दी थी, करेक्शन कर दी थी। ठीक हो गया। तो लो जी बच्चों ये थी कुछ बेसिक बातें लेप्लास करेक्शन के हवाले से, बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी ये। ठीक है, इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से अपने माइंड के अंदर रखना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, अक्सर औकात बोर्ड के पेपर में आ भी जाता है। अब इसमें से एमसीक्यू बनते हैं, वही आपको पता है स्पीड, वो जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, आइसोथर्मल प्रोसेस EI और एडियाबैटिक प्रोसेस, हाँ जी आइसोथर्मल वाली जो थी वो P थी, एडियाबैटिक वाली जो भी कैलकुलेट की है सारी लेप्लास ने वो आई गैमा P। तो P से कट गया 1 ओवर गैमा बच गया। और गैमा आपको पता है गैमा जो होता है वो CP ओवर CV होता है ना, तो ये जब रेसिप्रोकल है इस वक्त गैमा का तो वो हो जाएगा CV ओवर CP। तो अक्सर औकात बोर्ड के पेपर में MCQ देखा हुआ है कि EI ओवर EA किसके बराबर होता है, तो आंसर होगा CV ओवर CP। ठीक है, ये अक्सर औकात पेपर में MCQ देखा गया। यानी और एडियाबैटिक टू आइसोथर्मल पूछा हो तो वो गैमा होगी, आइसोथर्मल टू एडियाबैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो रेशो है वो 1 ओवर गैमा होती है। इसी तरह इनकी स्पीड्स की भी रेशो होती है। आप देखें स्पीड जो न्यूटन ने कैलकुलेट की, आप लोग थोड़ा सा गौर करें, मैं डायरेक्टली बता रहा हूं, ये v इज इक्वल टू MCQ के हवाले से बता रहा हूं, टॉपिक खत्म हो गया, ड्रोनी शक्लें ना बना लेना। ये देखें अंडर रूट P ओवर रो की जगह पर v न्यूटन आ सकता है, ये अंडर रूट गैमा साइड पे रहेगा। इसका मतलब v लेप्लास बराबर आएगा अंडर रूट गैमा v न्यूटन। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि v लेप्लास इज इक्वल टू, वैसे ही जनरली लिख रहा हूं बस इसको, ठीक है इधर साइड पर करके कहीं पे लिख देता हूं, रोना पड़ना। ये v लेप्लास इज इक्वल टू अंडर रूट गैमा v न्यूटन। ठीक है, तो मैं ये भी कह सकता हूं स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेटेड बाय लेप्लास टू स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेटेड बाय न्यूटन वो बराबर आती है अंडर रूट गैमा के, और अंडर रूट गैमा जो होता है वो किसके बराबर होता है, CP ओवर CV के बराबर होता है। तो कई दफ़ा ये भी रेशो पूछी जाती है। तो मैंने इस चैप्टर के ना MCQs की बकायदा, ठीक है ना, इस चैप्टर के MCQs भी मैंने अपलोड किए हुए हैं अपने चैनल के ऊपर, जो कि आप लोग देख सकते हैं, उसमें भी ये डिफरेंट किस्म के MCQs हैं। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।